तो स्टार्ट करते हैं हम। तो लास्ट लेक्चर में मैंने बेटा आपको टॉर्क पढ़ाया था, टॉर्क के कुछ न्यूमेरिकल्स भी करा दिए थे। और टॉर्क मैंने क्या बताया था बताओ? टॉर्क जो होता है, टॉर्क क्यू, इसे टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं आर क्रॉस एफ वेक्टर। क्लियर है क्या बात? और यदि मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं इसे, तो आर एफ साइन थीटा है ना, और ये मैंने लिखा था फोर्स मल्टीप्लाई बाय आर साइन थीटा। ऐसे ही देखेंगे, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ऐसे करके। यदि ये ओरिजिन है और ये पॉइंट आर है और ये एफ है ना, तो दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी। सो दिस इज द टॉर्क। और डायरेक्शन तो मैं हर एक क्वेश्चन में आपको निकलवाता ही रहूंगा। क्लियर है क्या बात? जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, है ना, ये एक ट्राइंगल है ऐसे करके, दिस द ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और एक ये सर्किल है। दूसरी बात, यहां पर एक फोर्स लग रहा है ऐसे करके, दिस इज द फोर्स। पहले मैं एक आसान क्वेश्चन करा देता हूं, कभी आपसे ना हो। फॉर एग्जाम्पल देखो जरा, जैसे एक ही रॉड है और रोड को हमने इस तरीके से लटका रखा है। ये मास एम, लेंथ एल की रोड है, ऐसे इसे लिख लेना पहले, और ये ऐसे है, सही है ना। तो दिस इज द पॉइंट, यहां पे हमने इसे हिंज कर रखा है। तो जब हम इस रोड को इस तरीके से छोड़ेंगे ऐसे, तो ये यूं हो जाएगी सीधी। हाँ 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 हाँ, ठीक है ना। तो जब हम इस रोड को देखेंगे तो रोड ऐसे हो जाएगी। तो पॉइंट ओ के अबाउट हमें इसके वेट mg का टॉर्क निकालना है। फाइंड टॉर्क ऑफ इट्स वेट, इट्स वेट मतलब रोड के वेट, इट्स वेट अबाउट पॉइंट ओ। हमें इसके अबाउट इसका टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क को कैसे निकालेंगे? देखो बोर्ड पे देखो, सॉल्यूशन लिखेंगे इसका। ये एक रॉड है और इस तरीके से हिंज है, सही है ना, और वेट लगेगा इस पे mg ऐसे करके। वैसे तो इसमें टेंशन T होगा। क्लियर है क्या बात? तो बोर्ड पे देखो, ये पॉइंट A है। तो अगर जो मैं, अच्छा, टॉर्क ऑफ इट्स वेट निकालो या नेट टॉर्क निकालो, बात तो एक ही रहेगी इस क्वेश्चन में। बोर्ड पे देखो, यदि मैं इस पॉइंट O को देखूं, इस पॉइंट O को देखूं, तो बोर्ड पे देखो, इस रोड पर कितने फोर्स लग रहे हैं? इस रोड पर दो फोर्स लग रहे हैं। एक तो टेंशन, तो दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टेंशन, एंड एक mg, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ mg। तो बोर्ड पे देखो, टॉर्क अबाउट O है ना, तो कितना होगा? टेंशन का टॉर्क यदि आपसे पूछा जाता तो टेंशन मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये वाला जो फोर्स है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही होके जा रहा है, तो डिस्टेंस कितनी हो गई? 0। तो यदि कोई भी फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, या जिसके अबाउट हम टॉर्क निकाल रहे हैं उससे होकर के पास होकर के जाता है, तो उसका टॉर्क तो हमेशा 0 होगा। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी 0। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस mg के केस में हो गई l/2। तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन, दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज l/2। क्लियर है क्या बात? टॉर्क इज इक्वल टू mg इंटू l/2। अब मैं इसकी आपसे डायरेक्शन को भी डिस्कस करता हूं कि डायरेक्शन कैसे होगी। बोर्ड पे देखो, जैसे इसका टॉर्क तो 0 हो गया, ये है, और ये फोर्स इसे क्लॉकवाइज घुमाएगा ऐसे करके, तो जो इसकी डायरेक्शन होगी इट विल बी इनटू द बोर्ड। क्लियर है क्या बात? डायरेक्शन जो होगी वो होगी इनटू द बोर्ड। देखो इस क्वेश्चन को तो एज इट इज लिखा रहने दो,
चलो मैं इसे बाद में साफ ही कर देता हूं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यदि मैं एक रॉड लेता हूं, ये वॉल है, दिस इज द वॉल एंड दिस इज द फ्लोर, क्लियर है बात। तो ये हमारे पास एक रॉड है और इसका मास m है, क्लियर है बात, और ये क्या है थीटा। तो मान लेते हैं फ्लोर इस पे रिएक्शन लगा रहा है नॉर्मल रिएक्शन, और ये वॉल इस पे लगा रहा है नॉर्मल रिएक्शन N2, सही है बात। तो हां भाई, एक तो पॉइंट O है और एक पॉइंट है O डैश, क्लियर है क्या बात। तो हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग अपॉन दिस रोड, 3 mg। तो यू हैव टू फाइंड नेट टॉर्क अबाउट O and O dash in this case. Find net torque about point O and O dash as shown in figure. As shown in figure. This is the question. हर्ष, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे, बोर्ड पे देखो, क्वेश्चन तो एज इट इज लिखा रहेंगे, सॉल्यूशन बोर्ड पे देखो, इधर देखो। जैसे मान लिया ये रॉड है, ठीक है भाई, और ये इस तरीके से फ्लो है ना। तो पहले मैं O पॉइंट लेता हूं, तो देखो नॉर्मल रिएक्शन इस पे N1 ऐसे लग रही है, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ N1 एंड, और जो mg है वो ऐसे लग रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ऐसे करके, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ N1, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ mg एंड दिस इज द N2, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ N2, क्लियर है क्या बात। तो सबसे पहले मैं अबाउट O लिखता हूं, O के अबाउट। तो O के अबाउट N1 का टॉर्क कितना होगा, 0, क्योंकि N1 इंटू 0 डिस्टेंस हो गई। दूसरी बात, ये थीटा है, तो जो mg है, mg तो ये है, तो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कितनी होगी, L/2। तो ये जो डिस्टेंस होगी इट विल बी L/2 cos थीटा, क्लियर है बात। तो इसका जो टॉर्क होगा mg का देखो, जब भी आप टॉर्क लिखोगे तो आप ऐसा करना कि इनटू की डायरेक्शन को तो पॉजिटिव ले लेना और आउट को नेगेटिव ले लेना, बात समझ में आती ना। जैसे मान लिया ये 3 kg का ब्लॉक है और इधर आपने 10 न्यूटन लगाया, इधर आपने 5 न्यूटन, इधर आपने 2 न्यूटन लगाया, तो एक डायरेक्शन को क्या लेते हैं हम, पॉजिटिव ले लेते हैं। तो नेट फोर्स यदि 10 - 2 = 8 न्यूटन आया इसमें, और अगर जो मैं इसे नेगेटिव एक्स एक्सिस भी ले सकता हूं, सॉरी इस वाली डायरेक्शन को नेगेटिव भी ले सकता हूं, तो नेट फोर्स -10 + 2 = -8 न्यूटन आ जाएगा। तो इसी तरीके से टॉर्क का भी हिसाब है, अगर जो टॉर्क इनटू द बोर्ड है तो मान लो वो पॉजिटिव है, और टॉर्क अवे फ्रॉम द बोर्ड होगा तो उसे नेगेटिव ले लेना। और इसके अपोजिट भी आप अजम्पशन ले सकते हैं, मैं कुछ क्वेश्चंस में इनटू द बोर्ड और आउट ऑफ द बोर्ड इस तरीके से लूंगा, क्योंकि इनटू द बोर्ड क्लॉकवाइज है तो थोड़ा अच्छा लगेगा, पॉजिटिव मान लेंगे, क्लियर है क्या बात। तो बोर्ड पे देखो, तो mg का टॉर्क mg इंटू L/2 cos थीटा होगा, बिल्कुल सही बात है। और किधर होगा भाई, ये रोड को ऐसे घुमाएगा ऐसे करके, तो इनटू द बोर्ड होगा तो प्लस लिख दिया। साथ में एक तीसरा फोर्स बचा N, तो दिस इज N2, क्लियर है बात। बोर्ड पे देखो, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ N2, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी भाई इस पॉइंट से, ये वाली। तो यदि ये L है तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये टोटल L sin थीटा, है ना। और मेरे को बता सकते हो कि ये इसे कैसे घुमाएगा, ये यूं ऐसे ऐसे करके। तो N2 का टॉर्क की सेंस एंटी क्लॉकवाइज होगी और टॉर्क की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द बोर्ड होगा, आउट ऑफ द बोर्ड, तो इसे मैं माइनस लिख लूंगा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस L sin थीटा आ जाएगा। सो दिस इज द नेट टॉर्क
अबाउट ओ। क्लियर है बात? अच्छा, अब मैं सेकंड पॉइंट करता हूं। सेकंड पार्ट में ओ डैश के अबाउट निकालना है। सही है? तो देखो, टॉर्क निकालना सबसे पहला स्टेप था मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना। दूसरा स्टेप है टॉर्क निकालना, तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो ओ डैश के अबाउट तीन फोर्स लग रहे हैं, तो N2 तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही होके जा रहा है, ठीक है, और N1 जा रहा है ऐसे, और mg जा रहा है ऐसे। बोलो, तो नेट टॉर्क जो होगा, नेट टॉर्क अबाउट ओ डैश इज इक्वल टू N2 का टॉर्क तो जीरो हो जाएगा। अब ये देखो, mg ऐसे लग रहा है, इसे, इस रोड को इसके अबाउट mg क्लॉकवाइज घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉक यू घुमाएगा। तो mg का टॉर्क mg से इस तरीके से घुमाएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो mg का टॉर्क आउट ऑफ द बोर्ड होगा, तो माइनस mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी भाई? दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो कितनी होगी बताओ? ये थीटा है, हां, तो ये तो L/2 हो गया, और ये जो हो जाएगी L/2 cos थीटा ही हो जाएगी। क्लियर है क्या बात? L/2 cos थीटा। साथ में अब ये देखो, ये रॉड है और ये N1 है, ये से कैसे घुमा रहा है? ऐसे करके, ऐसे नहीं, ऐसे यू। ओके अबाउट, तो टॉर्क किधर होगा? इनटू द बोर्ड। तो इसका टॉर्क क्या लिखेंगे हम? प्लस, और कितना लिखेंगे? N1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये रही, दिस द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड दिस द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज इफ दिस इज L, so this is L cos theta, so this is L cos theta, so this is the torque of all the forces about O dash, about O dash। अच्छा, अब मैं इसे साफ कर देता हूं। तो टॉर्क निकालना हमें आना चाहिए, टॉर्क ही निकालना बेसिकली सेकंड स्टेप है, बाकी तो अपन कर ही लेंगे। देखो क्वेश्चन देखो, जैसे मैंने इसलिए इसे थोड़ा रोक दिया था, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, है ना। तो भाई ये तो मान लिया स्पेयर है, क्लियर है, ये 2 मीटर का इक्विलेटरल ट्राइंगल है, 2 मीटर का इक्विलेटरल ट्राइंगल है। एक तो यहां पे 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है ऐसे, सही है, और एक इस पर टेंजेंटली लग रहा है 2 न्यूटन का फोर्स, एक फोर्स इस पे लग रहा है 2 न्यूटन का, चलो इसे 3 न्यूटन मान लेते हैं, और एक फोर्स यहां लग रहा है आपका, चलो 3 न्यूटन मान लेते हैं इसे, ठीक है, और ये 2 मीटर है, और ये इसका सेंटर है, और ये पॉइंट है इसकी O। तो कितने फोर्स हैं? 1 2 3 और 4, चारों फोर्स का O के अबाउट टॉर्क निकालना है। फाइंड नेट टॉर्क अबाउट O, है ना, एज शॉन इन फिगर, और साथ में मैं एक भी और चीज लिख देता हूं, इनटू वाले टॉर्क को पॉजिटिव ले लो। सॉल्व करेंगे अपन, बोर्ड पे देखो, है ना भाई। सॉल्यूशन लिखता हूं मैं इसका, बनाते हैं डायग्राम दोबारा से, और ये हो गया इस तरीके से। थोड़ी सी डिस्टेंसेस भी निकालनी पड़ेंगी अपने को इसमें, है ना। यहां से लिख लो, कहां से भी लिख लो। अब जैसे बोर्ड पे देखना, ये जो 4 नंबर का टॉर्क है, ये इसके बिल्कुल सेंटर से होके जा रहा है, और ये जो टॉर्क है ये इस पे टेंजेंशियली ऐसे होके जा रहा है, और ये टॉर्क ऐसे होके जा रहा है, और ये टॉर्क ऐसे होके जा रहा है। बोलो
सही है ना? तो ये है 3 न्यूटन का फोर्स और ये O से होकर के जा रहा है, तो नेट टॉर्क लिखता हूं 3 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय कितना लिखूं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 0 होगा ना, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही होके जा रही है। दिस द एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लिया, ठीक है। अब देखो अब जैसे ये है, ये पहला, दिस द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये भी 3 न्यूटन का फोर्स है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी? ये होगी, मैं यहां लिख देता हूं दिस द डी। तो निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे? देखो ये 30 डिग्री होगा और ये 2 मीटर है तो ये 1 मीटर होगा ये रहा। तो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, दिस इज 1/√3 इज इक्वल टू टी। क्लियर है? तो ये हो जाएगा फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कितनी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस? 1/√3। अब मेरे को इसकी डायरेक्शन और बता दो आप कि ये जो F1 है O के अबाउट इसे किस तरीके से घुमाने की कोशिश करेगा। देखो ये है, इसे ये ऐसे यूं घुमाएगा, ऐसे यूं करके। बात समझ में आई? ये फोर्स इसे यूं घुमाएगा ऐसे करके, तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी? टॉर्क की इनटू द बोर्ड, क्लॉकवाइज सेंस होगी और इनटू द बोर्ड टॉर्क की डायरेक्शन होगी। और उसे क्या ले लिया मैंने? पॉजिटिव। सही है। अच्छा अब इस फोर्स की बात करो सेकेंड की, ये ऐसे लग रहा है, तो मैं इसे साफ कर दूं थोड़ी देर के लिए। ये ऐसे लग रहा है, क्लियर है क्या बात भाई? 2 न्यूटन। अच्छा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बता सकते हो इसमें कितनी होगी? है ये, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड दिस द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सर्किल की रेडियस के बराबर होगी। तो ये रेडियस और ये रेडियस, अरे दोनों सेम ही है, ये डी डी। तो ये भी डिस्टेंस कितनी होगी? डी। और ये भी कितनी होगी? डी। लेकिन ये मेरे को बताओ, लेकिन ये कैसे घुमाएगा? ये यूं घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो नेगेटिव होगा डायरेक्शन। तो साथ में फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी कितनी है? 1/√3, तो ये तो नेगेटिव आ गया। क्लियर है बात? अब लास्ट बचता है, ये देखो यहां पर लग रहा है फोर्स, इसे F3 मान लेते हैं और 5 न्यूटन का है। कितने न्यूटन का है? 5 न्यूटन का, ऐसे लग रहा है। तो O के अबाउट कैसे? यूं करके, सही है ना? तो ऐसे घुमाएगा इसे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज में तो पॉजिटिव इनटू द बोर्ड होगा, और कितना होगा? 5 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कितनी होगी? ये परपेंडिकुलर निकालनी पड़ेगी। चलो जैसे भी आपका मन करे वैसे निकाल लो, टोटल डिस्टेंस निकाल लो ये ट्राइंगल की, ऐसे करके ये निकाल लो पूरी। ये 60, ये 2 मीटर, ये 2 sin 60, पूरी की पूरी हो गई ना? तो 2√3/2 यानी √3। तो ये जो डिस्टेंस है टोटल, ये आ गई √3 मीटर, ऐसे करके। और ये डिस्टेंस कितनी थी? √3, 1/√3 थी ये। तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस √3 माइनस 1/√3, यानी कि इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 - 1/√3, यानी 2/√3 मीटर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी 2/√3 मीटर। तो बोर्ड पे देखो, ये हो गया √3 माइनस 2/√3 प्लस 10/√3,
तो कितना हो जाएगा भाई, √3 कॉमन लेके 3 माइनस 2 प्लस 10, तो कितना आ गया 11 अपॉन √3, 11 √3 अपॉन 3 न्यूटन मीटर। तो जो नेट टॉर्क आया है बेटा वो पॉजिटिव आया है। तो नेट टॉर्क का मतलब है सभी फोर्सेस का टॉर्क मिला के पॉजिटिव आया है। तो इसका मतलब यह है कि इसके अबाउट यदि ये सारे फोर्सेस लगेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, सॉरी क्लॉकवाइज घूमेगी, ऐसे यूं घूमेगी। नेट टॉर्क इज दिस, ये बात है। तो समझ में आया टॉर्क कैसे निकालना है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस से हमें टॉर्क निकालना है। चलो, तो जैसे आपने निकाला है तो मैं एक एग्जांपल और देता हूं। मान लिया ये डबल पुली है, एक तो ये पुली होती सही है और इसके ऊपर मतलब कॉन्सेंट्रिक एक और पुली है, जैसे एक पुली के ऊपर छोटी पुली ऐसे होती है ना। तो ये तो हिंज होगी यहां पे, चलो हिंज ऐसे कर देता हूं मैं, और यहां पर इसकी जो रेडियस है ये r है और इसकी जो रेडियस है ये 3r है। अब इस पे एक रस्सी ऐसे लिपटी है और इस रस्सी से एक मास m लटका हुआ है, सही है। दूसरा, इस पे से बड़ी वाली पुली से एक रस्सी होके जाती है और ये 2m है और दूसरी साइड में m लटका हुआ है। क्लियर है के बात। तो इनटू डायरेक्शन को पॉजिटिव मान करके, अब नेगेटिव भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो यू हैव टू फाइंड, इसे O मान लेता हूं, नेट टॉर्क अबाउट O एज शॉन इन फिगर, एज शॉन इन फिगर, ये अपने को फाइंड करना है। हाँ भाई, बोर्ड पे देखो कैसे करेंगे इसे। O के अबाउट हमें टॉर्क निकालना है ना। तो करना तो अपने को उसी प्रकार से है। कैसे, ये पुली है, कितने फोर्स लग रहे हैं, अच्छा मान लेते हैं, मतलब इसमें ये टेंशन T1 T2 ऐसे करके मानना पड़ेगा। चलो मान लिया ये रेस्ट पे है, मान लिया ये पुली किसी तरीके से भी मूव नहीं कर रही है ना, मतलब इक्विलिब्रियम में है। तो यहां पे mg लगेगा, तो यहां पे जो टेंशन लगेगा ऐसे T1, तो T1 जो होगा यहां पे mg लगेगा, ऐसे मान लो इसमें, है ना। क्योंकि अगर जो मूव करेगी तो इसमें टेंशन जो है mg के बराबर नहीं होगा, चेंज हो जाएगा। तो आप इसे मान लो कि पुली जो है इक्विलिब्रियम में है, ऐसे मान लो इक्विलिब्रियम में है ना, किसी भी तरीके से। और यहां पे T2 होगा और यहां पे क्या होगा T3, ऐसे करके अलग अलग टेंशन होंगे, 100% अलग अलग होंगे। तो यहां पे तो mg होगा और यहां पे T3 जो होगा वो mg, T2 यहां पे 2mg होगा। तो बोर्ड पे देखो इसके अब नहीं 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 नहीं, अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा, एक जब भी बताऊंगा। अब ये पुली आइडियल पुली नहीं है, मतलब कि यह फ्रिक्शन है, पहले तो फ्रिक्शन नहीं होता था। तो अब की बार एक रस्सी एक टेंशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा रोटेशन में, है ना। तो आप समझ लो कि किसी भी तरीके से इक्विलिब्रियम में है, नहीं तो थोड़ा अलग हो जाएगा क्वेश्चन। यहां मेरा मोटिव केवल और केवल डिफरेंट डिफरेंट फोर्स का एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट टॉर्क निकलवाने का है, ठीक है। तो T2 हो गया। तो इस फोर्स को देखो, यहां पर फोर्स लग रहा है और ये लग रहा है T1, बोलो, एंड दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज R। तो जो नेट टॉर्क होगा T1 का किधर की ओर होगा बेटा, क्लॉकवाइज सेंस, इनटू द बोर्ड, टॉर्क इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स, है ना। और यदि मैं इसकी बात करूं तो ये रेडियस कितनी है इसकी,
दिस इज द T2 और इट इज इक्वल टू 2 mg, वो तो बात की बात है। दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, है ना, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी ये, ओके अबाउट, दिस इज इक्वल टू 3r। ये किसके बराबर होगी बेटा, 3r के बराबर होगी। तो इसकी भी सेंस जो होगी ये क्लॉकवाइज होगी, और टॉर्क इनटू द बोर्ड होगा तो प्लस ले लिया T2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस साथ में। अब हम इसकी बात करते हैं, दिस इज T3, तो ये T3 है, तो ये तो इसे ऐसे घुमाएगा ऐसे करके, एंटी क्लॉकवाइज सेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 3r और T3 साथ में माइनस ले लेंगे क्योंकि इसका टॉर्क अवे फ्रॉम द बोर्ड होगा, इनटू 3r ले लेंगे। तो T1 की वैल्यू कितनी थी भाई, mgr, T2 की वैल्यू कितनी थी 2mg इंटू 3r, और T3 की वैल्यू कितनी है, T3 की वैल्यू भी mg इंटू 3r है। तो कितना, 3 दूनी 6 और 1 7 mgr माइनस 3 mgr, दिस इज इक्वल टू 4 mgr, जो कि प्लस है, तो नेट टॉर्क जो है वो इनटू द बोर्ड होगा। भैया मुझे लीड चाहिए। हाँ तो ले लेना। नमस्ते नमस्ते। अच्छा वो ऊपर चले गए, लो ठीक है बेटा, ऐसे है। तो टॉर्क निकालना समझ में आया, बिल्कुल सही बात है, ऐसे करके। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको और कराता हूं टॉर्क का, है ना भाई। हाँ बोर्ड पे देखो, जैसे नल बना रखा है मैंने ये ऐसे करके, ये मैंने सवाल करा भी दिया था आपको, फिर से थोड़ा करा देते हैं। मान लिया इसका ये हैंडल है, और इसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर है, ये 30 है, 30 डिग्री है, और इस पे आप 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, सही है, और ये पॉइंट O है। तो आपको क्या करना है, फाइन, नल है, ये रहा, पानी निकल रहा है इसमें से, है ना, फाइन टॉर्क ऑफ फोर्स अबाउट O के अबाउट टॉर्क निकालना है। तो निकाल लेंगे सौजन्या, साइना, ऐसे बोलो, ये 1 मीटर, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये रही, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये 1 है, तो ये 1 cos 30 हो जाएगी, और फोर्स किधर होगा, टॉर्क आउटसाइड द बोर्ड, है ना। तो टॉर्क जो होगा वो फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये होगा अवे फ्रॉम द बोर्ड। फोर्स की वैल्यू है 200√3/2, 100√3 टॉर्क, या तो आप न्यूटन मीटर, तो इसे लिखेंगे अवे फ्रॉम द बोर्ड, ऐसे इंग्लिश में। डायरेक्शन को या तो प्लस माइनस से लिख सकते हैं, या इंग्लिश में लिख करके लिख सकते हैं कि इनटू द बोर्ड, अवे फ्रॉम द बोर्ड, है ना। तो आउट ऑफ द बोर्ड लिख देता हूं। ठीक है, चलो, तो टॉर्क निकालना मैंने आपको सिखा दिया, है ना। अब हम नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, थोड़ा थोड़ा और बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की, रोटेशनल इक्विलिब्रियम की, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल
इक्विलिब्रियम। हमने ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो पढ़ लिया था, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है ना। तुम चलो इक्विलिब्रियम तो पढ़ाएंगे, पहले आप मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर दो। मान लिया ये एक रॉड है ना, और रोड है, मान लिया ये 10 मीटर की रोड है ऐसे करके, और इस पे हमने यहां पे 2 मीटर पर और यहां पे 2 मीटर पर एक इसके सेंटर पर हमने 30 न्यूटन का फोर्स लगा रखा है, एक यहां पे मैंने 20 न्यूटन का फोर्स लगा रखा है। क्लियर है क्या बात? और सॉरी 15 न्यूटन मान लेते हैं, 15 न्यूटन का, और मैंने यहां पे 15 न्यूटन का फोर्स लगा रखा है ऐसे। सही है, ये तो डिस्टेंस है, दिस द डिस्टेंस। ये ए है, ये ओ है, ये बी है, और ये डिस्टेंस 2 मीटर है, ये डिस्टेंस भी 2 मीटर है, और टोटल लेंथ है 10 मीटर। तो आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना फर्स्ट नेट, और ये जो रोड है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखी हुई है और मैं इसे ऊपर से देख रहा हूं। जैसे मान लिया प्लेन है और ये रॉड ऐसे रखी हुई है, तो इस पे 30 न्यूटन बीच में लगा हुआ है इधर की ओर, और 15 न्यूटन ऐसे करके लगा हुआ है ना। तो फाइंड नेट फोर्स, एक तो नेट फोर्स निकालना है, दूसरा नेट टॉर्क, नेट टॉर्क अबाउट, चलो 2 पॉइंट के अबाउट निकलवा देता हूं, ए एंड ओ, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या मेरे को नेट फोर्स बता सकते हो बेटा आप इसमें? अरे नेट फोर्स नहीं बता सकते, साइन ना 0 कैसे? अरे 30 न्यूटन तो ऐसे लग रहा है, और है ना, तो एफ नेट क्या हो गया, 0 हो गया। 30 है ना, -15 -15 0। तो इसका मतलब ये बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है, बिल्कुल सही बात है। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा, 0। भाई ऐसे पढ़ा था, वैसे तो इस पे mg नीचे की ओर और नॉर्मल ऊपर की ओर भी लग रहा होगा, तो वो तो एक दूसरे को कट कर देगा। एक फोर्स इधर लग रहा है, 2 फोर्स ऐसे लग रहे हैं, तो वो भी 0 हो गया। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है बॉडी। सही है। अच्छा, अब हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं, ए के अबाउट नेट टॉर्क की। क्लियर है बात? तो ए के अबाउट जब हम नेट टॉर्क लगाएंगे, दिस इज पॉइंट ए, बोलो, और ये है 30 न्यूटन, ये है 15 न्यूटन, एंड दिस इज ऑल्सो 15 न्यूटन। तो कितने फोर्स लग रहे हैं इस पे, 3 फोर्स लग रहे हैं। तो दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फर्स्ट फोर्स, इसे मैं F1 मान लेता हूं। दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ सेकेंड फोर्स, इसे F2 मान लेता हूं। और दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ थर्ड फोर्स, इसे मैं F3 मान लेता हूं। बोलो सही है ना? तो नेट फोर्स, नेट टॉर्क निकालना है किसके अबाउट, वो देगा आपको कि ए के अबाउट निकालो। तो ए के अबाउट F1 का टॉर्क कितना होगा बताओ? बिल्कुल सही बात है। अब साथ में आप एक काम करना कि इंटू को पॉजिटिव मान ही लेना अपनी मर्जी से ना, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। कभी कभी इस कन्वेंशन को चेंज भी करना पड़ेगा, रिवर्स। अब ये बताओ, ये 30 न्यूटन है, तो 30 न्यूटन का टॉर्क इसके अबाउट ये कैसे घुमाएगा, यूं। तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव? नेगेटिव। कितना होगा नेगेटिव? फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 2, बिल्कुल सही बात है। अब ये F2 का देखो, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 4 मीटर, 4 मीटर है ना ये नहीं, और इसके अबाउट ये कैसे घुमाएगा इसे, यू। तो इनटू द बोर्ड है, तो प्लस कितना, 15 इंटू 4, तो कितना हो गया बताओ? ये तो 0 हो गया ही सही, -60 + 60, टॉर्क कितना आ गया, 0 टॉर्क आ गया।
सही है क्या बात? हाँ भाई, अब मैं ओ के अबाउट टॉर्क निकालता हूं। अबाउट ओ, देखो ध्यान से, यदि आप ओ के अबाउट टॉर्क निकालते हो ऐसे करके, है ना, तो ओ से तो होकर के जा रहा है 30 न्यूटन, तो इसका टॉर्क कितना हो जाएगा? 0। और एक फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन 2 मीटर डिस्टेंस पे, तो ये बताओ भाई ओ के अबाउट इसका टॉर्क पॉजिटिव होगा नेगेटिव? नेगेटिव। ये इसे ऐसे घुमाएगा, तो 30 इंटू 0 हो गया, और 15, हाँ भाई 30 इंटू 0 माइनस 15 इंटू 2, हाँ भाई इसका टॉर्क कैसे होगा 15 न्यूटन का? ये इसे ऐसे घुमाएगा यू, और ये कितनी डिस्टेंस है? 2 मीटर। दिस द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, दिस द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी 2, तो नेट टॉर्क इसका भी आ जाएगा 0। यदि मैं आपसे कहूं कि बी के अबाउट निकालो, तो टॉर्क अबाउट बी भी 0 ही आएगा। तो अब इस क्वेश्चन को देखो, ये मेरे को आपको ये समझाना है कि ये बॉडी, जैसे मान लिया रॉड है ये, इस पे आपने ऐसे फोर्स दो ऐसे लगाए, एक ऐसे लगाए यूं, ऐसे करके, यूं करके, तो ये चल नहीं रही, तो इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ मास अपनी स्थान पे है एज इट इज, और साथ में रोटेट भी नहीं कर रही है, तो ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, तो है ही सही, साथ में तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम का कंडीशन ये है कि बॉडी का उस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। दिस द कंडीशन ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम। क्लियर है क्या बात? तो मैं यहां कंडीशन लिख देता हूं, फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, नेट टॉर्क about axis of rotation must be 0, नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। ठीक है बात? बिल्कुल सही बात है ना? अब हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन करेंगे, जैसे हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, ट्रांसलेशनल मोशन में फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद सबसे पहले इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन किए थे, उसी प्रकार से अब हम टॉर्क निकालना सीख गए हैं। तो टॉर्क निकालने के बाद हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्लियर है क्या बात? ऐसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हमारे पास एक रॉड है, और ये रॉड मान लिया 5 kg की रॉड है, और इसमें 10 मीटर की इसकी लेंथ है। यहां पर एक सपोर्ट है S1, यहां पर एक दूसरी सपोर्ट है S2। बात समझ में आई? ठीक है, तो मेरे को इसका एफबीडी बना सकते हो। रॉड का एफबीडी क्या होगा? क्या? एक तो इस पे mg लगेगा, और दूसरा क्या लगेगा? इन सपोर्ट के द्वारा नॉर्मल रिएक्शन N1 और N2। तो आपको क्या करना है? फाइंड नॉर्मल रिएक्शंस N1 and N2 applied by supports S1 and S2। क्लियर है बात? सही है ना? अच्छा, सॉल्यूशन लिखते हैं अपन हम। तो ये इसका मैंने एफबीडी बना दिया। तो हम यदि एक रॉड को S1 S2 सपोर्ट पे रखेंगे, तो ये दो इक्विलिब्रियम में होगी, एक तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी होगी, साथ में रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी होगी। ये बात समझ में आती है नहीं? तो इसके बाद देखो, यदि ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, ये बनाएंगे एफबीडी, है ना? दिस इज एफबीडी, फ्री बॉडी आएगा। तो क्या होगा? नीचे की ओर कितने फोर्स लग रहे हैं, और ऊपर की ओर लग रहे हैं 2।
तो N1 प्लस M2 ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। तो एक तो इक्वेशन ये बन गई। दूसरी इक्वेशन किसी भी एक पॉइंट के अबाउट, जैसे मान लिया A है, इसे A मान लेता हूं, एक, क्योंकि रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, 1 2 3, किसी भी पॉइंट के अबाउट, या यहां भी कोई एक जनरल पॉइंट ले लो के अबाउट नेट टॉर्क को क्या कर दो, 0, तो एक इक्वेशन उससे बन जाएगी। तो दूसरा मैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए लिख रहा हूं, रोटेशनल इक्विलिब्रियम के नेट टॉर्क अबाउट ए कितना होगा भाई, ए के अबाउट टॉर्क। अब तो तुम टॉर्क लिख दोगे, N1 का कितना होगा 0, और इसका कितना होगा इनटू द बोर्ड को पॉजिटिव, ये कितना 5 मीटर, और ये कितना है भाई 10 मीटर। ये इसे ऐसे घुमाएगा यूं, ये इसे घुमाएगा ऐसे, और ये घुमाएगा इसे ऐसे। बोलो, तो इसका तो होगा पॉजिटिव कितना 5g इंटू 5, और इसका होगा अवे फ्रॉम द बोर्ड N2 इंटू 10। तो नेट टॉर्क होना चाहिए 0, तो ये हो गया माइनस N2 इंटू 10, N2 इंटू 10 इज इक्वल टू 250, N2 इज इक्वल टू 25 न्यूटन। ये तो N2 आ गया फ्रॉम 1। हां भाई, N1 प्लस 25 इज इक्वल टू 5g यानी 50, तो N1 आ जाएगा आपका 25 न्यूटन। तो दोनों के नॉर्मल रिएक्शन इक्वली होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये सिमेट्रिकली रखा हुआ है अभी इस। ओके चलो, अब मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर दूं। क्या चेंज करूं बताओ आप? सपोर्ट की पोजीशन चेंज कर देता हूं मैं। देखो इधर सपोर्ट की पोजीशन चेंज कर दी मैंने, और ये S2 यहां पे लगा दिया, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है 2 मीटर, सेम क्वेश्चन है। आ गई बात समझ में? ट्राई करो इसे। आला नहीं, देखो चलो कोई बात नहीं, मैं भी तेजी से सॉल्व कर देता हूं, है ना। मान लिया 5G यहां लगेगा, नॉर्मल N1 यहां लगेगा, N2 यहां लगेगा, तो N1 प्लस N2 जो है 5G तो होगा ही सही। अब किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिख दो। किसके अबाउट लिखा आपने? N1, यानी कि इस पॉइंट को हम A मान लेते हैं। चलो जैसे हमने पहले किया, चलो आपने N1 के लिए अबाउट लिखा ना, तो मैं O के अबाउट लिखूंगा, तभी पता लगेगा। सही है, तो O के अबाउट कितने फोर्स लग रहे हैं? 3। तो 5G का नेट टॉर्क जो होगा 0 होगा, 5G का 0 नहीं होगा। और ये है 2 मीटर, ये है 3 मीटर। बोलो, तो N2 का टॉर्क होगा अवे माइनस N2 इंटू 3 होगा, और N1 का टॉर्क होगा कैसे? ये इसे ऐसे घुमाएगा, ये इसे ऐसे घुमाता, ये इसे अवे, ये इसे ऐसे, तो प्लस N1 इंटू ये कितना होगा 5। तो नेट टॉर्क 0, ये तो क्वांटिटी 0, ये इधर आ जाएगा 3N2 माइनस 5N1, 3N2 इज इक्वल टू 5N1। बात समझ में आई? तो अब हमें निकालना क्या था? अच्छा, N2 इज इक्वल टू 5/3N1 लिख दूंगा, और N2 की वैल्यू यहां रख दूंगा। N1 प्लस 5/3N1 इज इक्वल टू 50, तो 8N1 इज इक्वल टू 3, तो N1 आ जाएगा 3 इंटू 50/8, 25/4, तो 75/4 न्यूटन N1। ये N1 आ गया, और N2 क्या आएगा बताओ? N2 विल बी इक्वल टू कितना? 5/3 और 75/4, तो ये कितना जाएगा? 25, है ना, 125/4 न्यूटन। क्या यही आंसर आ रहा था साइना? अच्छा, देखो एक बार ट्राई करके कहां गलती करी आपने। नहीं तो मैं सोल्व कर दूं क्या उस तरीके से? नहीं सर, एक सेकंड।
सही है वो। ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है, ऐसे करके। ठीक है, ये है, तो ऐसे करके। अरे कहां गया, हाँ भाई, अब मैं एक रॉड का और क्वेश्चन करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, ये रॉड है आपकी बार, ऐसे, सही है ना, लाइक दिस। बोलो, अब की बार यहां पे 2 kg की रॉड है, और यहां पे एक छोटा सा ब्लॉक रखा हुआ है, और यहां पे है 5 kg। हेलो, हाँ, तो ये सपोर्ट S1 है, ये सपोर्ट S2 है, और रॉड है, रॉड 2 kg की, और लेंथ है इसका, मान लेते हैं 4 मीटर लेंथ है, सही है। और ये जो डिस्टेंस है, यहां पे जो ब्लॉक रखा हुआ है, ये 0.5 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो S1 S2 के जो नॉर्मल रिएक्शन होंगे, N2 N2 होंगे, उन्हें आपको फाइंड करना है। तो बोर्ड पे देखो, सॉल्यूशन लिखते हैं अपन इसका, वही ऐसे कर देंगे हम, ध्यान से देखना। ये तो हो जाएगा N1, ये हो जाएगा N2, साथ में ये हो जाएगा हमारा 2G। और बोर्ड पे देखो, यदि आप इसका FBD बनाओगे ऐसे करके, तो यहां पे रखा हुआ है ये, तो इनके बीच में भी नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। कैसे, इस पर तो देखो, जब आप इसका FBD बनाओगे यहां पे 5 kg का, तो एक तो 5G लगेगा यहां, एक इसमें R मान लेता हूं, रिएक्शन R। तो यहां पे जो फोर्स लगेगा वो R लगेगा, ना कि 5G। लेकिन इस केस में जो R है वो 5G के बराबर होगा। ठीक है, तो अब बोर्ड पे देखो, तो R जो है ये 5G के बराबर ही है, और ये 0.5 मीटर पर है। तो अपन देखो, अब मैं दूसरे तरीके से आपको सिखाता हूं, डायरेक्ट N1 N2 निकल जाएगा। बोर्ड पे देखो, आप क्या करो, नहीं 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 नहीं, अब ये पेन है, ये रखा हुआ है, तो मेरे हाथ पे फोर्स कितना लग रहा है, mg? नहीं, नॉर्मल रिएक्शन। अभी तो रेस्ट पे है, इसलिए R mg के बराबर है। लेकिन अगर जो मान लिया ऐसे चलेगा तो भी mg लगेगा क्या? तब चेंज हो जाएगा ना। तो 5G भी लिख सकता था मैं, आप यस सर कर देते, लेकिन वास्तव में क्योंकि आने वाले क्वेश्चन में ये चेंज होगा, क्योंकि ये घूमेगा भी ऐसे, तो फिर हम 5G नहीं लेंगे, फिर रिएक्शन लेंगे। तो यहां भी हम थोड़ा सा मेहनत कर ली हमने, FBD बना लिया और R को 5G के बराबर रख दिया। ठीक है, अब देखो, मैं डायरेक्ट आंसर निकालता हूं N1 N2 का। जैसे पॉइंट A है, तो आप क्या करोगे, टॉर्क लिख दोगे, नेट टॉर्क, नेट टॉर्क अबाउट O, अबाउट कितना, 0। कैसे लिखेंगे, एक तो ये 2G है, और 2G तो ऐसे घुमाएगा इसे, 2G ऐसे घुमाएगा इसे, नेगेटिव कितना, 2G इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है भाई, ये 2 मीटर। बोलो, और ये है रिएक्शन, और ये है 0.5 मीटर, और ये भी इसे रिएक्शन कैसे घुमाएगी भाई, ऐसे, एंटी क्लॉक, सॉरी ये तो यूं घुमा रही है ना, तो ये तो पॉजिटिव ले लेते हैं, और रिएक्शन भी ऐसे घुमाएगी यूं ऐसे करके, तो ये भी हम पॉजिटिव ले लेते हैं। कितना, 5G रिएक्शन मल्टीप्लाई बाय 2.5। बोलो, साथ में ये जो N2 है, N2 ये कैसे घुमाएगा, ये ऐसे, नेगेटिव कितना, N2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है भाई, दिस द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, दिस द परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 4 मीटर, दिस द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो कितना हो गया, 4। तो नेट टॉर्क है 0, तो ये कितना हो गया, 40 प्लस कितना लिखूं,
50 इंटू 25 पंजे 125 माइनस 4n2। तो 4n2 की वैल्यू कितनी हो गई भाई? चलो यहीं लिख देता हूं, गंदा नहीं करता। 4n2 इज इक्वल टू 165। तो n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 165 अपॉन 4 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई। तो n2 डायरेक्ट से करके n2 की वैल्यू कैसे निकालूंगा बताना। सबसे n1 का सबसे अच्छा तरीका यह है कि देखो इसमें दो अननोन फोर्स हैं, एक n1 n2। तो एक काम करो, जब आपको n2 निकालना हो तो n1 के अबाउट टॉर्क लिख दो, क्योंकि n1 का टॉर्क 0 हो जाएगा। और जब n1 की वैल्यू निकालनी हो तो n2 के अबाउट लिख देना। ठीक है। टॉर्क अबाउट n2 पोजीशन, चलो b पॉइंट मान लेता हूं। टॉर्क अबाउट b, नेट टॉर्क जो होगा, हाँ भाई कितना होगा? इसका टॉर्क, ये कैसे घुमाएगा इसे? ऐसे अवे, तो माइनस r यानी कि 5g इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी लिखूंगा? 1.5 मीटर। 1.5, हाँ जी। 2g का टॉर्क, 2g भी इसे ऐसे ही घुमाएगा, ऐसे करके इसके अबाउट। तो माइनस 2g इंटू 2, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है आपकी बार? 2 मीटर। साथ में ये इसे ऐसे घुमाएगा, ऐसे करके। तो प्लस n1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये है पॉइंट, और दिस द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स 4। तो जीरो नेट टॉर्क होना चाहिए। तो माइनस 50 इंटू 1.5 माइनस 40 प्लस 4n1। तो 4n1 किसके इक्वल होगा भाई? 15 पंजे 75 प्लस 40। तो n1 कितना हो गया भाई? 5 और 7 और 4 कितने हो गए? 11/4 न्यूटन। तो n1 ये हो गया। दिस द आंसर। कर दूं साफ? वेरी गुड। सही है। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल एक ये रॉड है, सही है, और ये तो वॉल है, ऐसे करके। कहीं भी फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन, नो फ्रिक्शन एनीवेयर, कोई भी कहीं फ्रिक्शन नहीं है। रॉड का वेट है 10 kg और 6 मीटर लेंथ है, सही है ना, ऐसे करके। और ये एंगल है 37 डिग्री। बोलो, तो अपने को क्या करना है? अपने को, जैसे मैं इस रोड को रखूंगा तो ये तो स्मूथ वॉल हो जाएगी, ये स्मूथ फ्लोर हो जाएगा। तो रोड क्या होगी बताना? ऐसे स्लाइड करेगी, यूं गिर जाएगी। तो अब स्लाइड नहीं करनी चाहिए, तो 6 मीटर की थी, तो हमने क्या करा? एक फोर्स लगाया F, और फिर तो रुक जाएगी, है ना। और ये जो फोर्स लगा रहे हैं हम यहां से 1 मीटर की हाइट पे लगा रहे हैं। क्लियर है? तो हमें इस फोर्स की वैल्यू निकालनी है, सो दैट इट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स in above figure so that rod remains in equilibrium। क्लियर है क्या बात? दिस द क्वेश्चन। तो अब हम करते हैं इसे। बोर्ड पे देखो, जैसे कि मान लिया ये है ना, तो ये रॉड है यू करके। तो इस पे फोर्स कितने लगेंगे बता सकते हो आप? कितने फोर्स लगेंगे रॉड पे? एक तो 10G, एक ये F लगी रहा है, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन N1 मान लू, और एक नॉर्मल रिएक्शन N2 ऐसे लगेगा। बोलो,
सही है ना बात। तो अब ये रोड ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी है और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है। तो इसमें कितने अननोन है बताओ? 1 2 3, 3 अननोन है। तो कम से कम 3 इक्वेशन तो चाहिए ही चाहिए। तो देखो कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखो टॉर्क वॉर्क तो हम लिखते रहते हैं। देखो किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखो, जब आप इसका किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखोगे तो नेट टॉर्क तो आएगा 0। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप टॉर्क या फोर्स की इक्वेशन इस तरीके से लिखो कि आप आसानी से सॉल्व कर पाओ। जैसे नेट टॉर्क तो इसके अबाउट भी 0 होगा, यहां भी 0, यहां भी 0, है ना। तो बोर्ड पे देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले ए के अबाउट टॉर्क लिखते हैं, उससे क्या होगा कि N2 तो आएगा ही नहीं। फिर क्या लिख देना आप, बी के अबाउट टॉर्क लिख देना, उसमें N1 नहीं आएगा। सही है ना। और फिर आप एक इक्वेशन लगा लेना। अच्छा पहले इसे मैं एक्स एक्सिस मान के वाई एक्सिस मान लेता हूं। यदि मैं एक्स डायरेक्शन में ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम देखूं, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम बोलो, तो इधर कितने फोर्स लग रहे हैं? 1। और इधर कितना फोर्स लग रहा है? 1। तो यानी कि N1 तो F के बराबर आ गया इसका मतलब। तो ये तो आसान हो गया, एक अननोन कम हो गया। दूसरा, यदि मैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम y डायरेक्शन में देखूं तो नीचे कितने फोर्स लग रहे हैं? 1। और ऊपर नीचे का फोर्स बराबर ऊपर का फोर्स यानी N2। तो N2 भी पता लग गया हमें। सही है। तो बस तो अब आप बचा क्या, रोटेशनल इक्विलिब्रियम लगा दो आप, है ना। रोटेशनल इक्विलिब्रियम, है ना। जैसे मैं रॉड बनाऊंगा ये, तो इस रॉड में ए के अबाउट लिख देता हूं, नेट टॉर्क अबाउट ए कितना लिखूंगा? ये तो N2 हो गया, दिस इज N2, दिस इज tan G। तो बोर्ड पे देखो ये tan G है, ये tan G है, तो दिस इज 0.0। तो इसके अबाउट ये इसका टॉर्क इनटू द बोर्ड होगा, तो प्लस होगा और tan G इनटू ये आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है बेटा। तो ये तो 3 मीटर है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? 3 cos 37। दिस इज 3 cos 37 और cos 37 की वैल्यू कितनी होती है? 4/5। तो 3 इंटू 4/5, 4 × 12/5। ये बात समझ में आती है नहीं? और ये इनटू द बोर्ड होगा, ऐसे घुमाएगा। अच्छा अब ये N1, वैसे तो N1 की वैल्यू F है, लेकिन N1 जो होगा इसे कैसे घुमाएगा? यूं ऐसे घुमाएगा ना इसके अबाउट, तो ये होगा नेगेटिव N1 इंटू, हां भाई ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, N1 लगेगा ऐसे। दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ N1। what is the perpendicular distance? This is the perpendicular distance। तो कितनी है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस? ये तो 6 मीटर है, ये 37 है, तो कितनी होगी ये? 6 sin 37। तो ये जाएगी 6 sin 37। क्लियर है क्या बात? ऐसे करके अब बात रह गई F की। तो फोर्स लग रहा है F यहां पर, F, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 मीटर दिया हुआ है। बोलो ऐसे लग रहा है ना। सो दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये बताओ ये इसे कैसे घुमाएगा? इनटू द बोर्ड। तो इनटू द बोर्ड तो प्लस ले लेंगे, F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नेट टॉर्क क्या होगा? 0। तो ये देखो ये तो 20, इसे सॉल्व कर लेंगे कैसे? 100 इंटू 12/5 माइनस N1 की वैल्यू, अरे N1 की वैल्यू तो F इंटू 6 साइन 37, 3/5 प्लस F आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 20 इंटू 12 और 12 दूनी 40, है ना, 12 दूनी 24, ऐसे
माइनस ये कितना होगा भाई 18/5 F प्लस F, सही है। तो ये हो जाएगा -240 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -13 नहीं आएगा, F/5 माइनस से माइनस कट जाएगा तो F जो आएगा इंटू 5/13 है ना। 18 में से 5 जाएंगे 13 बचेगा, तो 0 5 चौक 20 और 5 दूनी 10 2 12/13 न्यूटन फोर्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा। थोड़ा कैलकुलेशन देख लेना, एक मिनट समझ में आ गया साइना? कैलकुलेशन चेक कर लिया एक बार। तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है रोटेशनल मोशन आपको। हाँ, हो सकता है अपन थोड़ा स्लो चल रहे हो, है ना, लेकिन समझ में आएगा क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स तो है। मान लिया अगर जो हम कम इलस्ट्रेशन लेंगे, कम समझाएंगे तो मतलब समझ में नहीं आएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं एक क्वेश्चन बता देता हूं, ये लैडर है ऐसे करके, लैडर समझते हो सीढ़ी ऐसे है, ये सीढ़ी है, सही है, और इसकी लेंथ 20 मीटर है और ये 53 डिग्री पे ऐसे खड़ी है और ये तो वॉल है और ये फ्लोर है, समझे। अच्छा, एक पर्सन है इस पे चढ़ता है ऐसे यूं, क्लियर है क्या बात? तो अब वो जो है ना जैसे चढ़ेगा तो ये स्लिप हो सकती है ना भाई, चढ़ेगा तो स्लिप हो जाएगी मान लिया, तो ये अप टू मिड पॉइंट तक बिना स्लिप करते हुए इसे चढ़ सकता है इस पे, अप टू मिड पॉइंट। समझ में आई बात? तो स्लिप हो जाएगा मिड पॉइंट और इसका मास जो है 50 kg है पर्सन का, और जो लैडर का मास है वो है 25 kg, है ना। तो आपको क्या करना है, इस फ्लोर और सीढ़ी के बीच मिनिमम फ्रिक्शन कोएफिशिएंट निकालना है, सही है बात? क्वेश्चन समझ में आया नहीं? तो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन इंग्लिश में भी लिख देता हूं। लैडर का मास तो हो गया 50 kg और ये जो पर्सन है इसका मास है 50 kg, क्लियर है बात? तो क्वेश्चन लिख देता हूं, इफ 50 kg person can reach up to midpoint without sleeping on the floor, find minimum value of coefficient of friction mu minimum। ये क्या है? लैडर। ये क्या है? पर्सन। लैडर का मास कितना है? 25 kg और ये है वो। अच्छा, अब हम देखो सवाल लिखते हैं भाई। चित्र तो क्वेश्चन का थोड़ा ऐसे ही बनाए देना, दोबारा से बनाना सॉल्यूशन, है ना। तो बोर्ड पे देखो, ये हो गई वॉल। अच्छा, एक बात और है, अभी इसमें फ्रिक्शन कोएफिशिएंट वॉल और लैडर के बीच में फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर देना, है ना। ये है, ये दिया नहीं है क्वेश्चन में, मैं बता रहा हूं, ऐसे लिख लेना। तो यदि मैं इसका लैडर का एफबीडी बनाऊंगा ऐसे करके और पर्सन को पहुंचा दूंगा यहां, तो इस पे फोर्स कितने लगेंगे? देखो बोर्ड पे देखो, जैसे पर्सन यहां पे जाएगा तो पर्सन का वेट लगेगा mg नीचे, तो इस पे रिएक्शन लगेगी सीढ़ी के द्वारा, लैडर के द्वारा पर्सन पे ऊपर की ओर, तो सीढ़ी पर जो रिएक्शन फोर्स लगेगा वो लगेगा R। ये बात अलग है कि अभी ये इक्विलिब्रियम में है तो R और mg क्या होंगे? दोनों बराबर होंगे,
ये बात अलग है ना। साथ में एक सीढ़ी का भी वेट लगेगा और उसकी वैल्यू कितनी है भाई 25 kg, और आर की वैल्यू होगी 50 kg, पर्सन की वैल्यू के बराबर। साथ में एक नॉर्मल रिएक्शन N1 लगेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन N2 लगेगा। हां भाई, और कौन सा फोर्स लगेगा? फ्रिक्शन। किधर लगेगा? फर्स्ट डायरेक्शन में, सेकेंड डायरेक्शन में? फर्स्ट में। क्यों? क्योंकि N1 तो इसे इधर ले जा रहा है, तो निश्चित रूप से जब ये यूं जाएगा, खिसकेगा, तो जो फ्रिक्शन लगेगा वो इसमें ऐसे ही लगेगा। और फ्रिक्शन, यदि यहां पे म्यू मिनिमम है, फ्रिक्शन कॉफिशिएंट, तो जो फ्रिक्शन होगा वो म्यू इंटू एन होगा। तो एन वैल्यू बता सकते हो, एन की वैल्यू कितनी लिखूं? N1 या N2 या R? N2, क्योंकि उस सरफेस पर जो नॉर्मल रिएक्शन है परपेंडिकुलर टू द सरफेस उसे लेते हैं, और ये हो जाएगा म्यू मिनिमम। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो इसका मतलब फ्रिक्शन भी अननोन नहीं रहा, म्यू N2। तो इसमें अननोन कितने हैं? दो, एक N1 और N2, क्योंकि फ्रिक्शन तो N2 के टर्म में हमने लिख दिया। तो दो अननोन है, दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी हमें। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से बना लो या रोटेशनल इक्विलिब्रियम से बना लो। हां, ध्यान से देखो, यदि मैं इसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मान लेता हूं, सही है ना बात? तो इन एक्स डायरेक्शन में ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम लगा दें, तो N1 जो होगा, इधर तो इसे N1 लग रहा है, इधर फ्रिक्शन लग रहा है, तो फ्रिक्शन हो गया। और ये कितना है? म्यू मिनिमम इंटू N2। तो यानी कि N1 को भी हमने N2 की टर्म में लिख दिया। अब तो हमारे पास एक ही रह गया फिर, अननोन। तो अब ये बताओ, अच्छा, तो N2 की वैल्यू भी लिख सकता हूं मैं, किससे? इन y डायरेक्शन में। क्या लिखूंगा? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ही लगा देता हूं। क्या लगाऊंगा? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। वेरी गुड। R प्लस 25G इज इक्वल टू N2। तो R की वैल्यू क्या लिखूंगा बताओ? 50G प्लस 25G इज इक्वल टू N2। तो N2 कितना होगा? 75G। तो N2 की वैल्यू आ गई, तो N1 की वैल्यू भी आ जाएगी, चलो मान लिया। लेकिन हां, एक अननोन तो म्यू मिनिमम भी है अभी भाई, वो ही तो निकालना है। तो एक इक्वेशन बनानी और पड़ेगी अभी आपको। तो N1 तो मैं लिख देता हूं म्यू मिनिमम इंटू 75G। चलो सही बात है। तो अब क्या करूं बताओ? अब तो रोटेशनल लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसलेशनल एक्स में और वाई में, दोनों में लगा दिया। तो अब किस पॉइंट के अबाउट में टॉर्क लिखूं जो मेरे को सबसे आसान हो? अच्छा, इस पॉइंट के अबाउट है ना। चलो तो लिख देते हैं, यहां पे लिखते हैं नेट टॉर्क अबाउट ओ, कितना? 0। तो N2 और फ्रिक्शन का तो 0 ही हो जाएगा फिर तो, क्योंकि ये उसी पॉइंट से होकर जा रहे हैं। अब बचेंगे ये, तो ये देखो, इसका टॉर्क जो होगा N1 का, ऐसे यूं होगा, ऐसे घुमाएगा। तो ये कैसे घुमा रहा है भाई? यूं। तो प्लस होगा इनटू द बोर्ड, तो प्लस N1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी लिखूं? अरे लेंथ दी थी इसकी, नहीं दी थी? कितनी दी थी? नहीं लिखी थी? 20 मीटर है लेंथ। तो ये 20 मीटर है लेंथ, तो ये कितनी हो जाएगी? फिर तो 53 है। हाँ नहीं, 20 साइन 53 हो जाएगा ये। बोलो, अरे ये साइन हो जाएगा ना, साइन। बेटा कहां है? ये है, दिस द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इस पॉइंट के अबाउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही तो होगी। सही है ना? तो कंफ्यूजन हो जाती है कभी कभी। दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज इक्वल टू 20 साइन 53। 20 साइन
53, वो भी प्लस का। और कौन सा रह गया बता सकते हो? ये रहा। तो R तो है 50G और ये 25, तो 75G मान लेता हूं। तो प्लस 75G, और ये कैसे घुमाएगा इसे बाहर की ओर, माइनस इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये रही। दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज द पॉइंट, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये है 10 मीटर, तो ये कितना होगा 10 cos 53। तो दिस डिस्टेंस इज, दिस द डिस्टेंस, दिस द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स 10 cos 53। तो 10 cos 53 है ना, नेट टॉर्क 0। तो N1 की वैल्यू 75G, 20 इंटू N1 नहीं, म्यू मिनिमम निकालना है। अच्छा, चलो N1 निकाल लेते हैं फिर, तो ना यहां रख देंगे तो आ जाएगा। तो N1 आ जाएगा कितना, N1 20 इंटू 4/5 माइनस दिस इंटू दिस cos 53, 16N1, 6 पंजे 30, 7 छिंग 42 और 3 45। तो N1 कितना आ गया 16/45। तो यहां पे लिख दूंगा म्यू मिनिमम जो होगा, है ना, म्यू मिनिमम निकालना है ना N1/N2। 4500 ऐसे करके, है ना। तो N1 आएगा 4500/16 और N2 है दिस, तो 45/16 इंटू 15 तिया 45, 15 पंजे 75, 3/16 पंजे 80, ऐसे आ गया। हाँ बिल्कुल सही बात है। दिस इज 750 एंड दिस इज 0 कट जाएगा, तो म्यू मिनिमम 3/8 आ जाएगा। सही है ना। चलो जो भी है 3/8 आ जाएगा, है ना कैलकुलेशन। वेरी गुड। ठीक है, समझ में आई बात। तो ऐसे है, तो सही सवाल है, समझ में आया। टॉर्क वॉर्क निकाल के इक्विलिब्रियम में कैसे अपने को करना है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और देखो। अरे जैसे मान लिया फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक रॉड है ऐसे, सही है, और ये रॉड यहां पे हिंज है, और ये रॉड है 20 kg की, और इसकी लेंथ है 10 मीटर। सही है बात। और आपने इसे इस तरीके से टांग रखा है, यूं टांग रखा है। थोड़ा सा इसे ऐसे बना लेते हैं, ठीक है भाई। ये बॉल है और ये यहां पे हिंज है। जैसे मान लीजिए रॉड है, इसे तो यहां पे हिंज कर दिया हमने, और इसे यूं, अगर जो ये मैं हटा दूंगा तो, अच्छा हाँ, तो यदि मैं इसे हटा दूंगा तो ये इसके अबाउट रोटेट कर जाएगी ऐसे, यूं ऐसे, हेलो, इस तरीके से रोटेट कर जाएगी। लेकिन अभी यहां पे रस्सी है ये, तो अपने को इसमें टेंशन निकालनी है, टेंशन T। साथ में यहां पर इस हिंज पर, इसे हिंज बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसे कब्जा। जैसे मान लिया आपके घर के दरवाजे नहीं है, तो घर के दरवाजे जिससे अटैच हैं चौखट से, तो उसे इंग्लिश में हिंज बोलते हैं।
और हिंदी में कब्जा बोलते हैं हमारे यहां पे तो, ठीक है। तो ये हिंज है, तो ये जो हिंज भी इस पे फोर्स लगा रहा होगा और ये टेंशन है, तो फाइन टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग एंड हिंज फोर्स, हिंज फोर्स। क्लियर है? किसी किसी किताब में तो इसे स्पेशल टाइप का फोर्स लिखा हुआ है कि हिंज फोर्स, हिंज फोर्स डिस्कस करेंगे अब हम, क्योंकि मैंने एक स्टूडेंट है, सर मेरे को हिंज फोर्स समझ में नहीं आया। अरे हिंज फोर्स, रॉड पे यहां पे जो फोर्स लग रहा होगा वही हिंज फोर्स कहलाता है, वो मैं अभी बता देता हूं आपको, है ना। तो देखो कैसे करेंगे। यदि मैं आपको, मतलब रोटेशनल मोशन बहुत अच्छा चैप्टर है वैसे, सच बताऊं तो पूरी फिजिक्स इसमें, अभी तो कुछ भी नहीं शुरू हो रहा, पूरी फिजिक्स आ जाएगी इसमें, इसमें पूरी मैकेनिक्स। इसका एफबीडी बनाएंगे तो कितने फोर्स लगाओगे? एक तो 20G और एक इस पे लगेगा टेंशन T अवे फ्रॉम द पॉइंट। अच्छा यहां पे कितने फोर्स लगेंगे? जब भी आपको किस प्रकार के हिंज हो तो आपको पता नहीं कि कितना फोर्स लगेगा, आप क्या करोगे, इसमें एक x डायरेक्शन में मान लेना N1 और एक y डायरेक्शन में मान लेना N2, निकल जाएगा जो भी होगा, सही है। अच्छा अब इसे x एक्सिस और y एक्सिस मान के ट्रांसलेशनल और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में दोनों में है सिस्टम, तो इन x डायरेक्शन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में लगा दो आप। तो x डायरेक्शन में कितने फोर्स लग रहे हैं? सिर्फ N1, तो नेट फोर्स x डायरेक्शन 0 होना चाहिए, तो N1 तो 0 होगा। इसका मतलब हिंज फोर्स यानी ये जो कब्जा फोर्स लगा रहा है उसका x कंपोनेंट नहीं होगा, सही है। अब बात रह गई N2 और T की, तो मैं इन y डायरेक्शन में ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम लिख देता हूं। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम y डायरेक्शन में, नीचे कितने फोर्स लग रहे हैं? एक, और ऊपर नीचे का फोर्स बराबर ऊपर का फोर्स, जब भी तो इक्विलिब्रियम में है, इज इक्वल टू N2 प्लस T, इक्वेशन नंबर 1। बोलो x में भी होगा y में, तो दूसरी इक्वेशन किससे बनेगी? रोटेशन से। किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क, नेट टॉर्क 0 करूं? A, इस पॉइंट के अबाउट। क्यों? क्योंकि N1 तो चलो 0 हो गया, N1 और N2 के टॉर्क 0 हो जाएंगे, है ना। तो नेट टॉर्क अबाउट O कितना लिख, अबाउट A कितना आएगा भाई? 0 कर दूंगा, तो नेट टॉर्क, बोर्ड पे देखो, टॉर्क लिखेंगे फोर्स, दिस द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और ये इसे कैसे घुमाएगा? ऐसे इनटू द बोर्ड, तो ये होगा आपका 20G मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी लिखूं भाई? दिस इज 5 मीटर, सही है। अच्छा ये टेंशन है ऐसे, ये टेंशन इसे ऐसे घुमाएगा तो अवे फ्रॉम द बोर्ड, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी? दिस द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और दिस इज 10 मीटर। बोलो, तो माइनस T इंटू 0, तो ये हो जाएगा आपका 1000 इज इक्वल टू T इंटू 10, तो टेंशन आ जाएगा आपका 100 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है क्या बात? अच्छा तो इसलिए टेंशन जो आएगा वो 200 माइनस N2, N2 जो आएगा 200 माइनस T, 200 माइनस 100, N2 आ गया आपका 100 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। जैसे आपने क्वेश्चन कर लिया ये टेंशन, और तो हिंज फोर्स कितना आया भाई? इस पे हिंज फोर्स केवल और केवल 100 न्यूटन आया, वो भी ऊपर की ओर। अच्छा फॉर एग्जाम्पल अब मैं थोड़ा सा इसे क्वेश्चन को चेंज कर देता हूं। मान लिया ये वॉल है और फिर से इस वॉल पे लटकी हुई है, अब की बार मैं इसे 4 मीटर लिखता हूं, साथ में एक मैं ब्लॉक भी लटका देता हूं यहां से 2 kg का, और ये रॉड है, इसका मास है 10 kg, साथ में अब की बार में एक स्ट्रिंग से भी इसे कनेक्ट कर देता हूं, और ये स्ट्रिंग जो है 37 डिग्री है, ऐसे बना लिया, सही है। इस स्ट्रिंग को
मैं ए बी नाम दे देता हूं और ये हिंज है ओ, सही है ना? हेलो, हाँ। तो इसे यदि मैं काटूंगा तो इसके अबाउट ये घूमेगी ऐसे करके, तो ये ओ लिख देता हूं इसे। ये क्या है आपका? हिंज। हिंज मतलब कब्जा, जैसे वो गेट पे लगा हुआ है आपका, है ना? तो फाइंड द टेंशन इफ रॉड इज इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल दोनों में। फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, ऑल्सो फाइंड हिंज फोर्स, हिंज फोर्स। दिस द क्वेश्चन। तो करें सवाल सॉल्व। तो फिर से वही टॉर्क वॉर्क निकालना है अपने को। तो क्वेश्चन में अलग लिखना, या सॉल्यूशन में चित्र दोबारा बनाना बेटा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा फिर थोड़े दिन बाद। तो देखो कैसे करेंगे अपन इसे। बोर्ड पे देखो। हाँ भाई, इसका एफबीडी बनाएंगे अपन। इसका एफबीडी बनाएंगे तो एक तो इस पे टेन जी लगेगा, यहां पे मान लेता हूं मैं टेंशन टी ऐसे करके, बोलो। तो यहां टेंशन टी ऐसे मान लू, साथ में यहां पे तो 2G लगेगा, यहां पे T1 मान लेता हूं ऐसे। तो यहां पे जो फोर्स लगेगा वो T1 लगेगा, ना कि 2G, है ना? क्योंकि जब ये रोटेट करेगी ना, अभी तो यहां T1 2G के बराबर है, जब रोटेट करेगी तो ये बदल जाएगा, T1 नहीं रहेगा फिर। तो एक तो ये हो गए, और एक ये हिंज है। तो जब भी हिंज हो तो पता तो है नहीं हमें इधर लग रहा है इधर लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक इसमें एक्स में मान लेंगे, एक इसे वाई में मान लेंगे ऐसे। तो करके देख लेंगे जो भी आंसर आएगा। ट्रांसलेशनल रोटेशनल इक्विलिब्रियम दोनों में है, तो सबसे पहले तो एक्स डायरेक्शन में ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम लगाएंगे। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। तो ये हमारा 37 डिग्री है, बोलो, है ना भाई? तो ये हो जाएगा, इसे रिजॉल्व कर लेता हूं, ये हो जाएगा t sin 37। क्लियर है क्या बात? ऐसे करके, बाकी तो रिजॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। तो इन x डायरेक्शन में देखो, ये t cos 37 इसे खींच रहा है और n1 भी इधर लग रहा है, तो इसका मतलब नेट फोर्स तो x डायरेक्शन में कितना होना चाहिए? 0। तो नेट फोर्स कितना लग रहा है? एक तो t cos 37 प्लस n1 0 होना चाहिए। इसका मतलब n1 माइनस t cos 37 कितना हो गया भाई? 4/5। नहीं आई बात समझ में? तो इसका मतलब n1 इधर नहीं लग रहा होगा, फिर उल्टी तरफ लग रहा होगा, जब तो ये इक्विलिब्रियम में है। दूसरा, अब हम बात करते हैं इन वाई डायरेक्शन में ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की, बोलो। तो नीचे को कितने फोर्स लग रहे हैं? ये T1 को मैं 2G लिख लूं हाथों हाथ, तो नीचे कितने फोर्स लग रहे हैं? 2G, T1 प्लस 10G प्लस 2G, ये दोनों तो खींचने वाले फोर्स, और रोकने वाले फोर्स क्या होंगे? N2 और T sin 37, sin 37 3/5 लिख दिया। तो ये कितने हो गए बेटा? 12G इज इक्वल टू N2 प्लस 3/5T। एक तो ये बात हो गई। अब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम खत्म, अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम लगाएंगे। तो चलो एक किसी पॉइंट के बाद इसके तो लगाओ, कम से कम N2 तो नहीं आएगा उसमें, है ना? तो अबाउट ए लिख देता हूं, नेट टॉर्क अबाउट ए। सही है बात? तो 0 होगा वो, तो इसके अबाउट N2 N1 का तो 0 हो गया। अब तो मैं इसे नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा 10G का, और 10G से कैसे घुमाएगा? इनटू द बोर्ड। दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कितनी? 2 मीटर, और प्लस आएगा, तो ये आएगा 10G इंटू
2 मीटर। सही है बात? तो ये हो गया। दूसरी बात, एक ये तो टी साइन 37 ऊपर है और एक ये 2g नीचे है, तो T1 तो इसे ऐसे घुमाएगा और T2 ये ऐसे घुमाएगा, तो T1 का तो पॉजिटिव होगा, T1 लिख देता हूं, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी भाई, ये 4 मीटर। सही है। साथ में टी साइन 37 का माइनस टी साइन 37 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4। बात समझ में आ रही है नहीं? और इसका टॉर्क कितना होगा बताओ? इसका टी कॉस 30 है 0। क्यों? क्योंकि लाइन ऑफ दिस द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये लाइन ऑफ एक्शन फोर्स ओके ओ से पास हो गए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो गई, तो इसका 0, तो नेट टॉर्क हो गया 0। साथ में हो जाएगा 20g प्लस T1 को क्या लिखा था यहां पे, 2g इंटू 4 माइनस T इंटू 3/5 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। तो इससे T की वैल्यू निकल जाएगी, है ना? तो टेंशन कितना आएगा भाई, ये आ गया 200 और ये आ जाएगा 80 और ये आ जाएगा 12/5 और T इधर लिख देंगे इसे। सही है। तो 280 इज इक्वल टू इंटू 5/12 इज इक्वल टू T। तो कितना लिखूं इसे, 4×3=12, 4×7=28, 5×7=35/3 न्यूटन। दिस इज द टेंशन इन द स्प्रिंग। तो टेंशन आ जाएगा तो नॉर्मल रिएक्शन N1 आ जाएगा, माइनस का तो साइन केवल ये बता रहा है कि इधर लगेगा, और कितना होगा 350/3 इंटू 4/5, तो ये जाएगा 5×7=35 माइनस 280/3 न्यूटन इन नेगेटिव एक्स एक्सिस। बस इतना लिख देंगे। सही है। और N2 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, N2 इज इक्वल टू कितना, 12g माइनस 3/5t इज इक्वल टू 120 माइनस 3/5 इंटू 350/3, तो कट जाएगा 5×7=35, तो 50 न्यूटन। तो N2 आ गया आपका 50 न्यूटन। क्लियर है क्या बात? तो ये तो हो गई कैलकुलेशन। अब हो सकता है उसने, हो सकता है क्या, होगा ही, हिंज फोर्स N1 N2 का रिजल्टेंट होगा, है ना? तो जो आपको हिंज फोर्स लिखना है ये तो होगा N1 N2 कितना 50 न्यूटन ऐसे, और N1 लगेगा इधर कितना 280/3 न्यूटन। तो जो हिंज फोर्स होगा, हिंज फोर्स कितना लिखेंगे भाई इसे, √N1² प्लस N2²। कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा।